नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या कर्नाटक में भाजपा इतिहास रचने जा रही है? और जो नजर आ रहा है उसके लिहाज से क्या यह कहा जाए कि वो सरकार में वापसी कर रही है? हालांकि ये जो सवाल है वो सवाल चौंकाएगा भी और एक अटकाव भी पैदा करेगा, क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो तो एग्जैक्ट उलट बात कर रहा है। तब सवाल ये उठता है कि फिर इस तरह की बात कैसे चल रही है जब एग्जिट पोल तो कुछ और बता रहा है। असल में जो संकेत हैं वो संकेत एग्जिट पोल के विपरीत नजर आ रहे हैं। अब फिर बात ये उठेगी कि संकेत क्या है, तो तीन चार हैं जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। और शुरुआत तो मत प्रतिशत से ही करेंगे, क्योंकि वह बहुत कुछ बताता है कि क्या घटने जा रहा है जहां पर चुनाव संपन्न हुआ है। उस नजरिए से अगर कर्नाटक के मत प्रतिशत पर आप गौर करें तो वहां कभी भी जो मत प्रतिशत रहा है वो इतना अधिक नहीं रहा है। कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक है। अब बड़ी चीज यह है कि इस ऐतिहासिक का क्या निष्कर्ष निकाला जाए, तो किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले कर्नाटक में जो मत प्रतिशत रहा पहले उसको भी गौर करना चाहिए। और जब आप उस पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि भाजपा के सत्ता में आने से पहले कभी इतना ज्यादा टर्नआउट नहीं रहा जिसमें 70 और 72% मत चला जाता हो। 2008 में यहां भाजपा की सरकार बनती है और उसके बाद जब 2013 में चुनाव होता है तो पहली बार वहां मत प्रतिशत पार करता है और 70-71 पहुंच जाता है। तब 2013 में वहां सिद्धरमैया की सरकार बनती है, मतलब कांग्रेस आती है। लेकिन यहां रुकिएगा, यह वही दौर था जब बीएस येदियुरप्पा अपनी अलग पार्टी बनाते हैं और भाजपा बड़ी मरी हालत में जब सबसे कमजोर स्थिति में होती है तब भी 19% मत पाती है। यह आप ध्यान रखिएगा। और फिर यह भी कि वो जो टर्नआउट रहा 71 पहुंचा और आप 99 से लेकर देख डालिए पूरा, आप 2013 में ही पाएंगे कि 70-71 पहुंचा। उसके बाद कितना आया? 72 दशमलव कुछ हुआ। सरकार किसकी आई? भाजपा की। उसके बाद अभी 73.19 है, मतलब 2018 से 1.03% जो है वो बढ़ा है। अब ये जो बढ़ा है इसको किस तरीके से देखा जाए? आप 2013 को अपवाद की तरह देखिए, क्योंकि 2013 में बीएस येदियुरप्पा को लेकर एक सिंपैथी थी। इस वजह से भी उनका जो अपना समर्थक वर्ग है वो टूट पड़ा था और मत प्रतिशत जाकर 71 पहुंच जाता है। तकरीबन 7% बढ़ता है, 64 रहता है 2008 में और 13 में 71 हो जाता है। उसके बाद जब मत प्रतिशत बढ़ा तो भाजपा की सरकार आई। एक दूसरा ये भी कहा जाता है कि जब भी मत प्रतिशत बढ़ता है तब भाजपा के लिए फायदेमंद होता है। और ये एकदम जन सामान्य जो लोग सेफोलॉजी कर रहे हैं वो ये बताते भी हैं। तो अब 1% बढ़ गया है, तो इसे किस रूप में देखा जाए? पहली चीज, वह भी तब जबकि ये तय माना जाता है कि 1% ऊपर नीचे से सरकार का कुछ होना नहीं है। हाँ, अब यहां अगर बढ़ गया तो उसे क्यों ना भाजपा के लिहाज से पॉजिटिव संकेत माना जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है इसमें महिलाओं का भी टर्नआउट ज्यादा रहा है। कोई 73% जो है महिलाओं का, 72.7%, और पुरुषों का रहा है 73.68%। इसमें एक चीज और है कि ग्रामीण इलाकों में मत प्रतिशत जो है वहां टर्नआउट आप कहिए ज्यादा रहा है बरक्स शहरी इलाकों को, ये हमेशा होता है। अब बड़ी चीज यह है कि ये जो महिलाओं का टर्नआउट बहुत ज्यादा रहा, इसको किस तरीके से देखा जाए? ग्रामीण इलाकों में जो टर्नआउट रहा उसको किस तरीके से देखा जाए? अब इन दोनों बातों को अगर जो केंद्र सरकार की अपनी योजनाएं हैं और जो भाजपा का अपना एक लाभार्थी वर्ग उन्होंने तैयार किया है उससे जोड़कर देखा जाए, और अन्य राज्यों में जहां चुनाव हुए और भाजपा की सरकार रही वहां जब इस तरह का टर्नआउट बढ़ता है खासतौर से महिलाओं का, तो उसे
भाजपा के खाते में ही देखा जाता है और ये एक ट्रेंड भी रहा है। तो क्या वो ट्रेंड कर्नाटक में बदल गया है? सबसे बड़ी चीज ये है। अब जो बातचीत है, जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, उससे यही संकेत मिलता है कि कोई आप ये कहें कि चीजें उलट नहीं गई। ये जो तमाम बातें नजर आ रही हैं, मत प्रतिशत, महिलाओं का टर्नआउट, ये तमाम बातें यही ट्रांसलेट कर रही हैं कि असल में वहां इनकी जो स्थिति है वो स्थिति बेहतर है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि जो एग्जिट पोल है वो जो कह रहे हैं असल में उसी तरीके से तमाम चीजें चल रही हैं। चूंकि जो ट्रेंड रहा है चुनाव में भाजपा को लेकर उसको देखें और यहां जिस तरीके का टर्नआउट हो उसको देखें तो यही बात निकल कर आती है कि कहीं 2018 की तरह 2023 में भी जो एग्जिट पोल है और ये जो ओपिनियन पोल था ही वो उलट ना जाए। चूंकि तब भी भाजपा दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो मामले उलट गए। एक तो ये कहना हुआ कि ये जो मत प्रतिशत है वो बहुत कुछ बता रहा है भाजपा के लिहाज से। दूसरी चीज आप देखें कि जिस तरह का टर्नआउट रहा और जो सूचना है उससे एक बात और साफ है कि ये जो चुनाव है बहुत क्लोज है। अब जब चुनाव क्लोज है और आम आदमी पार्टी रेड्डी बंधु की पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी वहां है, एसडीपीआई वहां है, एआईएम वहां है। ऐसी स्थिति में जब चुनाव क्लोज होते हैं तो 4 से 5 हजार वोट बड़े मायने रखते हैं। और ये इसलिए कह रहा हूं चूंकि कहा जा रहा है कि तकरीबन 30 सीटें ऐसी हैं, 30 से 35 सीटें जहां हार जीत का अंतर यही है 2018 में। तो अब इतनी पार्टियां मैदान में हैं छोटी छोटी। कांग्रेस और भाजपा के अलावा एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ है चूंकि वो सरकार में रही। तो ये जो तमाम पार्टियां हैं जिसमें रेड्डी बंधु वाली है, आप है और फिर ये एसडीपीआई और एआईएम, ये दरअसल किसका वोट काटेंगी? एंटी इनकम्बेंसी का वोट ये लोग खाएंगी। तो अगर ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट खा रही है मतलब वो वोट जो भाजपा विरोधी है, तो ऐसी स्थिति में नुकसान किसको होगा और फायदा किसको होगा? यह सहज समझा जा सकता है कि दावेदारी तो कांग्रेस कर रही है तो जाहिर तौर पर इस वोट के बंटने का नुकसान भी उसी को होगा। और ये जो 30 सीटें हैं, 32 सीटें हैं, वहां अगर ये 4-5 हजार वोट इधर से उधर हो जाएंगे तो क्या स्थिति होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। एक बात तो ये रही। दूसरी चीज B5 जो योजना है जिसमें 72 सीटें हैं उसको लेकर भाजपा की योजना है कि 55 पाएं। और बड़ी चीज यह है कि भाजपा ने उन्हीं सीटों पर मेहनत की है जिन सीटों या जिन इलाकों में वो ये मानकर चल रहे थे कि यहां उनकी पोजीशन सबसे बेहतर हो सकती है। तो उनमें ये 75 सीटें भी आती हैं जो बेंगलोर, बेल्लारी, बेलग्राम, बीदर, ये जो और बागलकोट, ये 5 इलाके हैं जहां 72 सीटें आती हैं। इसमें एक चीज और कही जा रही है कि ये जो पीएम का रोड शो हुआ बेंगलोर में, ये वहां बहुत बड़ा उलटफेर करने जा रहा है। फिर ये जो ओल्ड मैसूर वाला इलाका है जिसमें एक तरह से आप कहें कि भाजपा को खारिजी कर दिया गया है कि नहीं इनको तो यहां कुछ मिलने वाला नहीं है, मत प्रतिशत बढ़ा दिया गया और कुछ दिया नहीं गया है। तो यहां भी कहा जा रहा है कि मैसूर, तुमकुर और हसन 28 सीटें संभवतः यहां है और यहां भी कुछ बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। और ये वहां जो लोग बैठे हैं देख रहे हैं वो इस बात को रेखांकित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे मान लिया जाए कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट होने जा रहा है? एक चीज और आपको बताता हूं, वो एग्जिट पोल से है। आप देखिए कि मत प्रतिशत बांटा गया है कि किस तरीके से किसको कितना, एग्जिट पोल ने बताया है कि किसको किस बिरादरी का कितना मत प्रतिशत मिल रहा है। अब आप देखिए लिंगायत एक बड़ा हिस्सा अभी भी भाजपा के साथ इंटैक्ट है, मतलब वो टूटा नहीं है। जब टूटा नहीं है तो नॉर्थ कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति मजबूत कैसे हो सकती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
लेकिन अब एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं। फिर आप देखिए ओबीसी 45% चला गया भाजपा के पास, मतलब उनके साथ। फिर आप देखें कि वोका लीगा भी बता रहे हैं कि 25% है। कोरबा का भी आप बता रहे हैं कि 22% जा रहा है। आप कह रहे हैं कि एससी भी 22% जा रहा है। एसटी आप 33 दिखा रहे हैं। मतलब जो पार्टी कर्नाटक में लिंगायत और अपर कास्ट की मानी जाती थी, उसका पेनिट्रेशन सब जगह हो चुका है। एक दूसरी चीज, जो पार्टी अपने सबसे खराब स्थिति में 19% मत पाती है और फिर जब बीएस येदियुरप्पा की वापसी होती है तो फिर वो 37-38 पहुंच जाती है। और अब जब वो सबको साथ लेकर चलने में लगी हुई है और ये एग्जिट पोल ही बता रहे हैं कि नहीं उनको सबका वोट मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो जो 38% मत है उसमें जब एड ऑन होगा तो ये एड ऑन की जो स्थिति होगी वही स्थिति कैसे ये कहा जाए कि उसमें भाजपा के लिए विपरीत परिस्थितियां बनेंगी। ये जो तमाम चीजें हैं ना, ये दरअसल बता रही हैं कि कितनी मजबूत स्थिति में वहां फिलहाल भाजपा है। अब ये अलग बात है कि पोल में 2018 में भी कुछ और था, लेकिन जब ईवीएम खुला तो सब ढोल हो गए। सो अब इस बार भी ढोल होंगे, ये अपने आप में तो एक सवाल है ही है। लेकिन ये जो संकेत हैं वो तो साफ बताते हैं कि असल में वहाँ भाजपा जो है वो इतिहास रचने की तरफ बढ़ चली है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें।